साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 से। साथियों अगर आपको इन धाराओं के बारे में जानकारी नहीं है तो सबसे पहले गूगल पे जाओ, ये सेक्शंस टाइप करो और उसको रीड करो। बट सार क्या है इन सेक्शंस का कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या अनड्यू गेन कर रहा है, या तो खुद के लिए स्वयं के लिए मीन्स या अपने किसी परिवार वाले के लिए, ताकि वो अपनी पदीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए किसी न किसी को अनड्यू बेनिफिट जो है पहुंचा सके, जो मैंने कहा भी है। तो इस सिनेरियो में जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उसके विरुद्ध अगर साक्ष्य रिकॉर्ड पर आती है देन ही वुड बी गिल्टी ऑफ सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। साथियों एक बात जो है आपको समझनी है, कई बार ऐसा होता है कि हमें रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है, बट कुछ लोग शिकायत करते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है सिलेक्शन प्रोसेस में घपला कर रहे हैं या ये व्यक्ति जो है अपनी पदीय कर्तव्यों को सही रूप से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जांच होती है एजेंसी के द्वारा। अब जब जांच करती है एजेंसी तो ये तो है नहीं कि आपको बुला के मिठाई खिलाएंगे, आपको बुलवाएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। और अधिकांश पब्लिक सर्वेंट जो है डरते हैं कहीं फंसती जाए, कहीं मर नहीं जाए। तो कुछ लोग तो प्लानिंग कर लेते हैं भागने की, कुछ लोग मूव कर लेते हैं एंटीसिपेटरी बिल, कुछ लोग मूव करते हैं क्वैशिंग। भैया अब आरोपी थोड़ा ना हो गए, अगर किसी ने रिपोर्ट लिखा भी दी है तो, और पुलिस जो है संबंध कर रही है तो जाओ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो। बट उसकी कुछ समझदारियां हैं, उसके कुछ बिंदु हैं, उसको समझना होगा आपको, ताकि इस तरह के जो माया जाल हैं उसमें आप नहीं फंसो। भाई रिपोर्ट हो गई है, पुलिस ने बुलाया, सबसे पहले रिपोर्ट को पढ़ो और हो सके तो रिपोर्ट का जो है आप प्रॉपर उत्तर दे दो। और इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसी युक्ति दी है हमारे को कि जिससे इस तरह के मुकदमों में यदि हम फंसते भी हैं तो उनसे निकलना कैसे और किस तरह अपनी बात को रखना है, किस तरह आपके अधिकार कानून में है उसको आपको जो है रक्षित करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ये सब युक्तियाँ भी जो है इस कानून में दी गई हैं। बट शर्त यही है कि यू मस्ट बी इनोसेंट और आपने प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करा, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। क्लियर है बात ये। जजमेंट का नाम क्या है? अनित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला है 13/6/2024 का। नोट कर लीजिए आपने। इस केस में क्या हुआ था कि जो प्रोसीडिंग थी उसके तहत जो एफआईआर कटी, चार्जशीट हुआ व्यक्ति और अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है प्रसंज्ञान लिया, उन समस्त प्रोसीडिंग को जो है कोर्ट ने रद्द कर दिया। देखो करप्शन के मैटर में इतना आसान नहीं होता है प्रोसीडिंग को रद्द करना। अगर इन व्यक्तियों ने कुछ राहत कोर्ट से ली है तो उसका मतलब दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, और ऐसा केस जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, ऐसा केस अगर प्रोसिक्यूशन उस पर कोई काम भी नहीं करे, कोई जवाब भी न दे, सिर्फ ये कह दे कि ये एविडेंस है, तो उस सिनेरियो में किसी भी रूप में केस जो है मेड आउट नहीं होगा, केस जो है स्टैंड बाय नहीं करेगा। वो केस पे जो है वर्कआउट यहाँ पर किया गया। साथियों आरोपी गण पे यह आरोप था कि एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे और इन लोगों ने एक भारी करप्शन करा, जो कैंडिडेट से उनको फ़ायदा पहुँचाया और अल्टीमेटली एक भारी करप्शन जो है घटित हुआ यूपी के अंदर। इनका कहना यह था कि भाई हमने करप्शन करा ही नहीं है, अगर हम लोग करप्शन करते तो जो कैंडिडेट थे हमारे पास में आते, उनसे हम बातचीत कर रहे होते और उस फ़ोन को आप लोग इंटरसेप्ट कर रहे होते। ये पोजीशन रिकॉर्ड पे है नहीं। दूसरी बात यह है कि उन कंसर्न जो कैंडिडेट हैं उन्होंने हमें रंगे हाथों जो है पकड़वा दिया होता, वो स्थिति फाइल पे नहीं है, या किसी व्यक्ति ने हमें रंगे हाथों पकड़वा दिया होता है, वो स्थिति फाइल पे नहीं है। तो पूरा का पूरा केस जो है वो कॉन्सेंट्रेट है ऑन द वर्किंग ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और सिलेक्शन कमेटी के दो काम थे, पहली बात तो टाइपिंग टेस्ट और दूसरा था इंटरव्यू। बट इन दोनों ही टेस्ट में हमारा कोई योगदान है नहीं। ओके, टेस्ट नंबर 1 जो है इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो कि लखनऊ में। और दूसरा जो प्रोसीजर है वो ग्रुप सी के लिए जो पोस्ट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो किया जा रहा है। तो ना तो इस प्रोसेस को बनाने में, ना उसको मॉडिफाई करने में, और ना ही सिलेक्शन में हमारा कोई योगदान है। हम तो केवल एक मेयर मेंबर हैं उस कमेटी के, बट हमारा कोई एक्टिव रोल नहीं है जिसके आधार पर कोई निष्कर्ष जो है वो निकाला जा सके। ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट कर ही लीजिए। साथियों इसके अलावा जो भी सर्विस रिकॉर्ड है हमारा वो उत्तम है, और जो रवैया है एजेंसी का वो टोटली बायस्ड है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सैंक्शन की जब रिक्वायरमेंट नहीं रही तो वहाँ पर ये प्रोसिक्यूशन जो है इनिशिएट किया गया, जो बैडल लॉ है। इसके अलावा जो कॉन्ग्रेजेस लिया कोर्ट ने वो भी एक प्रिंटेड परफॉर्मा में है, ये भी बैडल लॉ है। तो कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे, वो थे करीबन 10, जिसके आधार पर कोर्ट को कन्विंस करने का ये प्रयास किया गया कि ये प्रोसीडिंग्स जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हैं, और वो पॉइंट्स क्या थे इसको भी जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिए। उनका पहला पॉइंट ये था कि जो प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन है ये इस मामले में खिलवाड़ करते हुए नहीं दी गई है, और ये सैंक्शन जो है एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बेसिकली इट इज़ अ शेल्टर
टू इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट। जो ये मैंडेट है वो आवश्यक है सेक्शन 19 PC एक्ट के अकॉर्डिंगली, जिस कारण जब मैंडेट ही फॉलो नहीं हुआ है तो वहाँ पर प्रोसीडिंग भी बैड इन लॉ है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनका कहना यह था कि इस केस में मेरा कोई स्पेसिफिक रोल ही नहीं है, देयर शुड बी स्पेसिफिक अवर्नमेंट स्पेसिफिक प्लीडिंग अगेंस्ट मी। जब तक वो नहीं है तो केस कैसे बनेगा। तीसरे को कहना यह है कि जो भी प्रोसीडिंग्स यहाँ पर कंडक्ट की गई है खासकर जज के द्वारा भी, तो ये प्रोसीडिंग्स जो है वो साइक्लोस्टाइल्ड है, कोई भी रीज़न जो है स्पेसिफिक नहीं किया गया है। जबकि इंद्रजीत सिंह यादव के लॉ में या जजमेंट में इवन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि द प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी रीजन्स जो है वह स्पेसिफिक करने होंगे। चौथी बात, इन प्रोसीडिंग्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फेयर इन्वेस्टिगेशन का लाभ नहीं दिया गया, और फेयर इन्वेस्टिगेशन मेरा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 संविधान का मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कंसर्न ऑफिशियल को, उसके तहत उसको वेरीफाई करना होता है, स्पॉट पर जाना होता है, एविडेंस कलेक्ट करना होता है, उसको प्रिजर्व करना होता है, फिर स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, और जो भी स्थितियां हैं इट शुड बी ड्यूली कॉरोबोरेटेड। अगर विरोधाभास है तो वहाँ पर इसका लाभ जो है डिफेंस को मिलेगा। तो ये स्थितियाँ भी कंसर्न प्रोसिक्यूशन जो है स्पष्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा जो कॉग्निजेंस है वो प्रिंटेड परफॉर्मा में है, और ऐसे परफॉर्मर्स वैलिड नहीं है अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में हो। तो हाईकोर्ट ने अपने प्रीवियस कुछ जजमेंट्स में जो है रिलाई किया और ये माना कि ये जो परफॉर्मा है ये टोटली बर्डन लॉ है और इलीगल है। साथियों, इसके अलावा बर्डन जो है ये प्रोसिक्यूशन पे है टू प्रूव द केस, और सबसे हैरानी की बात ये है कि धारा 13(1) के मैटर्स में आपके खिलाफ कोई भी प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। तो अगर प्रोसिक्यूशन ये एविडेंस फाइल पे नहीं रख पाता है कि अक्यूज जो है इलीगली तरीके से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसने उस एक्टिविटी के तहत अपने पावर्स का मिसयूज़ किया है किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तब तक मिसकंडक्ट केस जो है मेड आउट नहीं होगा। इसके अलावा कोर्ट ने भूषण बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, सुनील भारती मित्र बनाम CBI, दर्शन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लंदन कुमार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण निर्णय में भी जो है रिलाई करा, और इसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना है और उनको ऐसी एविडेंस फाइल पर रखनी होगी जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सके कि पोजीशन का जो है मिसयूज़ करा है बाय पब्लिक सर्वेंट और उसने कोई अंडू बेनिफिट जो है गेन किया है। यहाँ पर सर्च भी हो गया, एविडेंस जो है प्रॉपर्ली कलेक्ट भी हो गई, तो किसी भी एविडेंस में ये निकल के आया नहीं कि किस तरह से गबन हुआ है या किस तरह से जो है इलीगल एक्ट किया है पब्लिक सर्वेंट ने। जब तक स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है तो सामान्य एविडेंस के बेसिस पर धारा 13(1) में केस जो है चलाया नहीं जा सकता। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं शॉर्ट के अंदर आप सबकी समझ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसने आपको इनलाइटन किया होगा खासकर इन मैटर्स के अंदर। तो साथियों, जाते रहते हैं कुछ पॉइंट्स को जो है आप नोट कर लीजिए, कुछ टिप्स जो है आपको मैं देके जा रहा हूँ। क्या क्या है? धारा 13(1) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मैटर में व्यक्ति को रंगे हाथों नहीं पकड़ते, उसको जब भी पकड़ते हैं तो उसने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एरर करी होती है तो ही वो जो है पकड़ा जाता है। नंबर 2, जब भी उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी तो पुलिस का ये दायित्व है कि इस व्यक्ति को बुला के पूछताछ करे, और पूछताछ के समय कोई भी माहौल जो है वो भयपूर्ण नहीं होना चाहिए, जिस कारण आप अपना वकील साहब में लेके जा सकते हो। इवन उन प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी आप कंपेल कर सकते हो। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने पावर्स को मिसयूज करना चाहते हैं। तीसरी बात, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इट शुड बी फेयर एंड अप टू द मार्क। अगर वो अप टू द मार्क नहीं है देन इट कुड नॉट बी सेट टू बी अ केस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन। जो भी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर रहे हैं, कोर्ट जो है समन्स कर रहा है तो कोर्ट को मैट अप्लाई करना होगा। रूटीन फैक्ट्स पर सैंक्शन जो है जारी नहीं कर सकते। अगर जज जो है प्रिंटेड परफॉर्मर ले रहा है, इवन अथॉरिटी ऐसा कर रही है तो ये बैड इन लॉ है। इसके अलावा अनेकों जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें स्पष्ट है कि जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जा रही है शुड बी स्पेसिफिक एंड शुड इंडिकेट कि माइंड अप्लाई हुआ है। अगर माइंड अप्लाई नहीं हुआ है, ऑर्डर जो है अनरीजन्ड है, तो ऐसा ऑर्डर स्थिर ठहराया जाना योग्य नहीं है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।